बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 और ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। बुक है आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इस बुक से जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होगा उससे संबंधित 3 मार्क्स के जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में। और ये आपका एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड नंबर 3 में जो है वो आपके 5 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कर रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो अगर ये टॉप जो 10 में आपको 3 मार्क्स में बताने वाले ये कर लेता है तो उसके लिए काफी सही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल का जो संगठन होता है, ठीक है, इसकी व्याख्या कीजिए। या फिर इस तरह से पूछा जाएगा, वायुमंडल संगठन एक अनूठी विशिष्टता से जुड़ा हुआ है, कैसे? तो देखो, वायुमंडल मुख्यतः किससे बना है? गैस, जलवाष्प और धूलिकण से। तो सबसे पहले हम गैसों की बात करेंगे। तो गैसों में याद रखिएगा सबसे अधिकांश भाग किसका है? नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन सबसे, देखिए नाइट्रोजन कितनी है? 78.8% है। ऑक्सीजन कितनी है? 20.90%, जो कि जीवन के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण गैस है। इसके अतिरिक्त जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। अगर आप देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में इतना भी लिख देते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए गैस काफी महत्वपूर्ण होती है, बस तो भी आपके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर्गन और ओजोन गैस भी होती है, ये आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। फिर बात आ जाती है जलवाष्प की। तो जलवाष्प जो है वो वायुमंडल में उपस्थित एक ऐसी परिवर्तनीय गैस होती है जो कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। तो अब एक चीज देखिए कि वायुमंडल में इसका क्या योगदान है। तो क्या योगदान है कि ये जो हमारी पृथ्वी होती है, ठीक है, अर्थ जो है वो सन से क्या करती है? एनर्जी जब प्राप्त करती है तो उससे कुछ भाग को क्या कर सकती है? सोख लेती है। और जब अर्थ जो है वो अपनी एनर्जी को वापस से वायुमंडल में भेज रहा होता है तो ये जो ताप होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से ना तो पृथ्वी अधिक गर्म हो पाती है, ना ही तो वो अधिक ठंडी हो पाती है, यानी कि उसको बैलेंस करने में, उसका जो तापमान है उसको बैलेंस करने में ये काफी मदद करता है। ठीक है, तो जलवाष्प गैस आपको समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं तीसरा। तीसरा है हमारा धूलकण। तो धूलकण कैसे योगदान देते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए धूलकण आखिर होते क्या है। तो देखिए, वायुमंडल जो है उसमें छोटे छोटे जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, जैसे कि समुद्री नमक के छोटे छोटे कण हो गए, महीन मिट्टी के कण हो गए, धुएं की कालिमा हो गई, राख, पराग, धूल, उल्काओं के टूटने के कारण जो कण निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? धूलकण कहलाते हैं। उसके बाद ये जो धूलकण होते हैं ये नमक के कणों के साथ मिलते हैं, यानी कि नमक के जो कण होते हैं, जो धूल के कण होते हैं, आपस में मिलते हैं। फिर एक आर्द्रताग्राही केंद्र इसके रूप में कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो जलवाष्प जो है वो संघनित हो जाता है। और जब आपको पता है जलवाष्प संघनित होगा तो सिंपल सी बात है भाई, जो बादल होते हैं, ठीक है, उनका निर्माण होता है। और बादल का निर्माण किस लिए होता है? वर्षा के लिए। तो ये चीज इस तरह से आप यहाँ पे धूलकण के योगदान लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड काफी इंपॉर्टेंट है, ये चाहे तो आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर 3 मार्क्स में भी। तो सेकंड है, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं जो तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं भाई, देखो सबसे पहला है अक्षांश। अक्षांश यानी कि जो हमारा उत्तरी पूर्वी दक्षिणी और जो पश्चिमी अक्षांश है, इस तरह से। तो किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान के द्वारा सूर्य ताप पर निर्भर करता है, यानी कि मान लीजिए ये हमारा सन है और ये अर्थ है। तो जितनी जो सूर्य ताप है इस अर्थ को मिलेगा वही डिसाइड करेगा कि उसका तापमान कैसा है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए समुद्र तल जो है, इसके पास के जो स्थान होंगे वहां का तापमान अधिक होता है, और जो ऊंचे भाग वाले स्थान होंगे वहां पे तापमान कम होता है। क्यों? क्योंकि सूर्यताप की मात्रा जो है अक्षांश के अनुसार इसमें भिन्नता पाई जाती है। दूसरा आता है उत्तंगता या फिर ऊंचाई। उत्तंगता या ऊंचाई यानी कि जैसे जैसे आप क्या होता है कि ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान क्या होता है? घटने लगता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सामान्य ह्रास दर। और ये होती है, यह दर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी लाता है। तो ऊंचाई जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आप जैसे ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो तापमान है उसमें कमी होती जाएगी। ठीक है, समुद्र से दूरी। स्थल की अपेक्षा समुद्र जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो समुद्र के निकट स्थित जो क्षेत्र है वहां पर समुद्र एवं स्थल समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है। यानी कि देखिए, समुद्र समुद्र क्या होता है कि धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो समुद्र के आसपास का जो एरिया है वो भी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होगा।
तो इसीलिए जो समुद्र से थोड़ा दूर का एरिया है, स्थल जिसे स्थल समीर कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो इसीलिए समुद्र से दूरी भी मायने रखती है। फिर आ जाती है महासागरीय धाराएं। तो कोष्ण वायु संहिताओं से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक, यानी कि ऐसी वायु धाराएं जो गर्म होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोष्ण की जगह हम उष्ण भी लिख सकते हैं, यानी कि जो गर्म धाराएं होती हैं, तो वो जिस एरिया में चलेंगी उसके तापमान को क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। और जो शीत वायु संहिताएं होती है वो क्या कर देंगी, इस तापमान को ठंडा कर देंगी। इसी प्रकार के महासागरीय जो धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं, वो भी क्या करती हैं, इसको प्रभावित करती हैं। तो समझ में आ गया आप सभी को, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक आप कैसे वर्णन करेंगे, अक्षांश, उत्तुंगता या फिर ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु सहित वायु राशिय, महासागरीय धारा। समझ में आ गया आप सभी को क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही छोटा सा प्रश्न एक तरह से कह सकते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है कि स्थल समीर, ठीक है, और समुद्र समीर, इसमें अंतर क्या है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था समुद्र से दूरी, तो ये भी एक कह सकते हैं उसका बड़ा रूप है। तो सबसे पहले स्थल समीर समझिए। ये पवनें जो है वो रात के समय कहाँ चलती है, स्थल से समुद्र की ओर। रात के समय क्या होता है कि स्थल जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, समुद्र जो है वो देर से ठंडा होता है। समुद्र के देर से ठंडा होने की वजह से और स्थल के शीघ्र ठंडा होने की वजह से क्या होता है, समुद्र पर निम्न वायु दाब का एक क्षेत्र विकसित हो जाता है, सिंपल सा। उसके बाद बात करें समुद्र समीर की, तो इसमें क्या होता है कि ये दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलते हैं। दिन के समय जब सूर्य जो है वो चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल क्या होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, सिंपल सा है। स्थल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, जिससे पवनें जो है वो आर्द्र चलती हैं, ठीक है। तो समुद्र समीर और स्थल समीर में क्या अंतर है, ये चीज आपको याद रखना है। क्या क्या याद रख लेंगे, ये पवनें रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, और ये जो है रात के समय जो स्थल है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, समुद्र जल्दी से ठंडा नहीं होता है। समुद्र समीर की बात करें तो ये दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, और दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो समुद्र जो है वो जल्दी से गर्म नहीं हो पाता है, बल्कि स्थल जल्दी से गर्म हो जाता है। और ये पवनें क्या होती हैं, ये आर्द्र होती हैं। तो ऐसे इस तरह से आप इसके जो पॉइंट्स हैं इजीली याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ हमारा है वर्षा का जो वैश्विक वितरण है, यानी कि वैश्विक स्थान पे अगर हम वर्षा के वितरण की बात करें तो वो किस तरह से फैली हुई है, इसे हमें बताना है। तो देखो विश्व के अलग अलग स्थानों पे वर्षा वितरण असमान है। कैसे, देखो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है, ठीक है। जैसे जैसे आप विषुवत वृत्त से आप जो है ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो मात्रा है वो घटने लगती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, यानी कि विश्व के ऐसे क्षेत्र जो तटीय, यानी कि जो आसपास के नदी के एरिया है, समुद्र के एरिया हैं, या फिर बड़ी जो नहरें हैं उनके एरिया हैं, उनके आसपास के जो एरिया होते हैं वहां पे वर्षा जो है वो अधिक होती है, क्योंकि वो नदी के आसपास का एरिया तो वहां पे जलवाष्प बनेगा, संघनन होगा, इसीलिए वहां पे वर्षा अधिक होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागर पर, अब मैंने आपको बता ही दिया कि संघनन होता है, और जो है जब जल है तो सिंपल सी बात है जलवात संघनन की क्रिया होती है, इसीलिए जहां पे जल है वहां पे जो वर्षा है वो भी अधिक होने लगती है। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है, तथा पश्चिम की तरफ वर्षा कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो विषुवत वृत्त से लेकर उत्तरी दक्षिणी मध्य अक्षांशों के मध्य पूर्वी जो तट होते हैं यहाँ पे वर्षा अधिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अधिकतर भाग जलीय भाग है, इसलिए। उसके बाद विषुवत वृत्त से 45 से 65 उत्तर एवं दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी जो किनारे होते हैं उस पर वर्षा होती है, और यह पूरब की तरफ घटती जाती है, ठीक है। तो देखिए आप जो है वो इसमें से ये 4 पॉइंट याद रख लीजिएगा। पहला कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ मात्रा जो है वर्षा की बढ़ जाती है, तटीय क्षेत्रों में जो है वर्षा अधिक होती है, महाद्वीपों के भीतरी भाग में कम होती है, स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों पर अधिक वर्षा होती है। विषुवत वृत्त से जैसे आप 35 से 40 डिग्री जो है नॉर्थ से जो वेस्ट है उसकी तरफ चलते जाएंगे, सॉरी नॉर्थ से जो साउथ है उसकी तरफ जैसे जैसे आप चलते जाएंगे तो क्या होगी, वर्षा जो वो अधिक होती चली जाएगी, और जब आप इसे वेस्ट की तरफ जाएंगे तो जो है वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। सिंपल सा आप ये चीजें याद रख लेंगे, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में हमसे पूछा गया है वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए, या फिर ऐसे पूछा जाएगा चालन, संवहन और अभिवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से सबसे पहला है चालन। ये क्या करता है
कि जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान बराबर ना हो जाए। अब मान लीजिए दो पिंड है, एक है ये हीट और एक है ये कोल्ड, तो ये जो ऊर्जा इन दोनों के बीच में आपस में जो शेयर हो रही है, ठीक है, जब तक कि ये मान लीजिए कोल्ड वाला हीट ना हो जाए और हीट वाला कोल्ड ना हो जाए तब तक ये ऊर्जा जो है वो क्या होती है, चलती रहती है। तो इसी से क्या होता है कि कोल्ड हीट बन जाता है, हीट जो है वो कोल्ड बन जाता है। तो ये चालन की वजह से होता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया तब तक नहीं रुकेगी जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक जैसा ना हो जाए। फिर आता है संवहन। संवहन क्या करता है, किसी गैसीय या फिर तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं के द्वारा ऊष्मा का संचार को संवहन कहते हैं, ठीक है। समझ गए? देखो कोई भी गैसीय या फिर कोई भी तरल पदार्थ होता है तो उसके जो भी, मान लीजिए आपने ये पानी ले रखा है, ठीक है, अब पानी के इस एरिया में मान लीजिए आपने गर्म पानी मिलाया तो आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे मिलाते हैं तो तकरीबन 1 से 2 सेकंड के आसपास जो है वो यहाँ तक भी पानी जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसी को हम कह देते हैं संवहन। संवहन प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में क्रमशः लंबवत ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन प्रक्रिया ठोस पदार्थों से नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें जो गति है वो मायने रखती है, तो गति ठोस में नहीं होती है अथवा ये गैसीय और तरल पदार्थों में ही होती है। तो संवहन समझ गए। उसके बाद सबसे आखिरी आ जाता है अव्यवहन। ये क्या होता है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा जो है उसका क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। क्षैतिज यानी कि जैसे इस गति में जो है स्थानांतरण इसका होता है। मध्य अक्षांशों में होने वाली मौसम की विभिन्नताएं अव्यवहन के कारण होते हैं। जो हमारा पृथ्वी जो है ये, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये जो मध्य अक्षांश है, इस मध्य अक्षांश में जो भी मौसम में भिन्नताएं पाई जाती है वो किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है। किसके? अव्यवहन की वजह से। वायु के द्वारा संचालित जो समुद्री धाराएं होती हैं वो उष्ण कटिबंधीय ध्रुवीय क्षेत्रों से ऊष्मा का संचार करती हैं और ये प्रक्रिया ठोस, गैसीय और तरल पदार्थ सभी में हो जाती है। तो चालन किस तरह से प्रभावित करता है, ठीक है, संवहन किस तरह से प्रभावित करता है और अव्यवहन किस तरह से प्रभावित करता है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप इसमें इजीली लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया आप सभी को आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपके दो प्रश्न एक तरह से कह लीजिए। एक तो आपको बताना है तड़ित झंझा क्या होता है, ठीक है, और एक को आपको बताना है टोर्नेडो क्या होता है। तो देखो तड़ित झंझा और टोर्नेडो जो है वो दोनों ही एक तरह से बहुत ही विध्वंसकारी तूफान होते हैं जो कि बहुत आक्रामक होते हैं। बेशक थोड़े समय के लिए हो, थोड़े ही क्षेत्रफल पे आए, लेकिन बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो तड़ित झंझा क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। तो देखो उष्ण आर्द्र यानी कि ऐसे दिन जो बहुत ही गर्मी वाले दिन होते हैं तो उसमें क्या होता है कि संवहन के कारण, अभी संवहन हमने क्या देखा था कि जो एक भाग से दूसरे भाग में जो अणुओं के द्वारा ऊष्मा का संचार होता है, ठीक है, तो संवहन के कारण ये उत्पन्न होते हैं। एक पूर्ण विकसित कपासीय वर्षा मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। तो तड़ित झंझा सबसे पहले कब आते हैं? उष्ण आर्द्र दिनों में। किसकी वजह से? संवहन के कारण की वजह से। कैसे आते हैं? तो ये जो कपासी वर्षा मेघ होते हैं ये गरजते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं और जब ये बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां पे इनका तापमान जो शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, तब जो है तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं जिससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। तो आपसे पूछा जाए ओलावृष्टि कैसे होती है तो इस तरह से ओलावृष्टि की आप जो है परिभाषा लिख देंगे। आर्द्रता कम होने पर तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लेके आते हैं, यानी कि जब जो उष्ण आर्द्र दिन है ये काफी कम होते हैं तब क्या होता है कि ये धूल भरी आंधियां लाते हैं और अगर ज्यादा है, ठीक है, तब क्या होता है? ओलावृष्टि करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ये दोनों ही जो यहाँ पे चीजें बताई गई हैं वो क्या है, एक तरह से बहुत ही खतरनाक चीज है। ये तो हो गया आपका तड़ित झंझा। अब इसी का दूसरा भाग है टोर्नेडो। तो ये टोर्नेडो क्या करता है? देखो टोर्नेडो क्या है? भयानक तड़ित झंझा से जब कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी के सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। यानी कि मान लीजिए क्या होता है कि जो अभी हमने देखा था टोर्नेडो क्या करता है, धूल भरी आंधियां भी लाता है। तो ये जो धूल भरी आंधियां लेके आता है ये एक हाथी के सूंड की तरह से क्या होते हैं, सर्पिल अवरोहण में जब ये चलने लगती है, ठीक है, तब क्या होता है, इसे हम कहते हैं टोर्नेडो। उसके बाद इसके केंद्र में अत्यंत कम वायुदाब। अब आपको पता है जहां पे वायुदाब अगर केंद्र में कम होगा तो सिंपल सी बात है उसके आसपास में क्या होगा कि जो जितनी भी चीजें वो उसको खत्म करता चला जाएगा और यह एक व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी बन जाते हैं। तो इसी परिघटना को हम टोर्नेडो कह देते हैं। और टोर्नेडो सामान्यतः कहां पे उत्पन्न होते हैं? मध्य अक्षांशों पर ये उत्पन्न होते हैं। वहीं बात कर लें अगले टॉपिक की, तो समुद्री जो तल होता है, ठीक है, उस पे टोर्नेडो को हम जलस्तंभ कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा समुद्र में मूवी वगैरह में
कि जो तूफान वगैरह आते हैं उससे हम कहते हैं जल स्तंभ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया टोर्नेडो क्या है और तड़ित झंझा क्या है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7। अब देखिए यहाँ पे जो है वो संघनन के रूप पूछे गए हैं। ठीक है, तो संघनन के रूपों का वर्णन कीजिए तथा उनके लिए आवश्यक अवस्थाएं भी लिखिए। हालांकि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन 5 मार्क्स में मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अलग से निकाले हुए हैं। तो ये चीज तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि क्या है ये आपका। अब समझिए संघनन के विभिन्न रूप। तो सबसे पहला है ओस। ओस क्या कहती है कि जब आर्द्रता जो है वो धरातल के ऊपर में हवा में संघनन के केंद्रों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे कि पत्थर, घास, पौधों की पत्तियों पर पानी के रूप में गिरती है, जमा होती है, तो इसे ओस के नाम से जाना जाता है। तो ओस क्या हो जाएगी, देखो ओस क्या है कि जब आर्द्रता यानी कि जो नमी है वो धरातल के ऊपर हवा में संघनित नहीं हो पाती है और वो ठोस वस्तु के रूप में, चाहे वो पत्थर हो या घास हो या पौधे हो, इस पर एक पानी की बूंद की रूप में क्या होती है, जमा हो जाती है, जिसे हम ओस कहते हैं। इसकी अवस्थाएं देखें तो सबसे पहले जो आकाश है वो स्वच्छ होना चाहिए, शांत हवा होना चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए। दूसरा आ जाता है तुषार। ये आपने सभी चीजें जो वो किस मौसम में होंगी, जो आपका ठंडी का मौसम उसी में होंगी। ये ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु तक, यानी कि जो संघनन की प्रक्रिया है वो जमाव बिंदु यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उससे भी कम हो जाए। ठीक है, तब ये बनते हैं। इसके अलावा नमी पानी की बूंदों के बजाय बर्फ के छोटे छोटे कणों में, ओस क्या होती है, ये पानी की छोटी छोटी बूंदों में बनते हैं, लेकिन जो तुषार होता है वो बर्फ के छोटे छोटे रवों यानी कि छोटे छोटे कणों में बन जाते हैं। अवस्थाएं क्या है, ओस बनने की सभी अवस्थाएं हैं, बस यहाँ पे क्या है कि हवा का जो तापमान है वो कितना होना चाहिए, जमाव बिंदु से नीचे होना चाहिए। तो ओस और तुषार आपको समझ में आ गया। फिर आ जाता है कोहरा एवं कुहासा। तो ये क्या करता है, देखो जब बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में जल वाष्प, अब जल वाष्प क्या है, गैस एक तरह से, ठीक है, तो जो वायु सहित अचानक से नीचे की ओर उतरती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ी है इस तरह से, तो इस पहाड़ी से ये जो हवा जल वाष्प है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं उनके ऊपर की जो संघनन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, और जब ये संघनन की प्रक्रिया होती है तो ये सतह के काफी नजदीक आ जाते हैं, और इसी नजदीक आने की वजह से कोहरा एवं धुआं जो है वो सम्मिलित रूप से बन जाते हैं, जिसे हम धुंध कोहरा भी कहते हैं। तो कोहरा एवं कुहासे का निर्माण इस तरह से होता है कि किसी भी एरिया में, ठीक है, जो जलवाष्प है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरने लगता है, जिसकी वजह से संघनन प्रक्रिया होती है, और इसी संघनन की वजह से क्या होता है, कोहरा एवं धुआं है वो बनते हैं। फिर आता है बादल। तो बादल कैसे होते हैं, बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों या फिर बर्फ के छोटे छोटे जो कण होते हैं उनकी संहति होते हैं, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। ठीक है, तो कोहरा एवं कुहासा का क्या अर्थ है, और जो ओस और जो तुषार है इसका क्या यहाँ पे अर्थ है, ये चीज आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपके 2 सैंपल व्यूअर्स में आ चुका है। IUCN द्वारा पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के लिए उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया गया। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला वर्ग है संकटावन प्रजातियां, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो संकट में है। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, देखो वे सभी प्रजातियां जिनके लुप्त हो जाने का खतरा अभी बना हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी कि ठीक है, IUCN, इसने क्या किया है कि विश्व की जितनी भी संकटावन प्रजातियां हैं उनके लिए एक रेड लिस्ट जारी कर दी है, और कहा है कि ये जो है वो संकटावन प्रजातियां हैं, हमें इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। फिर आती है सुभेद प्रजातियां। ये क्या होती हैं, ये वे प्रजातियां हैं अगर जिन्हें हमने संरक्षित नहीं किया गया तो उनके विलुप्त यानी कि जो विलुप्त होने में सहयोगी कारक हैं वो भविष्य में इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान सकते हैं शुतुरमुर्ग, तो ये ऐसी प्रजाति है बहुत ही जल्दी से खत्म होने वाली है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या खत्म होती जाएगी, वातावरण के अनुकूल नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है इनकी जनसंख्या भी खत्म हो जाएगी। फिर आती है दुर्लभ प्रजातियां। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां सिंपल से कुछ ही स्थानों तक सीमित हैं और बड़े ही क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई है। यानी कि मान लीजिए जो पेंगुइन होता है, जो पेंगुइन कहाँ पे पाए जाते हैं, ठंडे इलाके में, और जो बड़े बड़े महासागर होते हैं वहां पे पाए जाते हैं।
तो ये सारी चीजें इसमें आपको याद रखनी। संकटापन्न प्रजातियां जिनके संकट का खतरा है, सुरक्षित प्रजातियां जिसके संकट में कारण जो है अगर उन्हें नहीं रोका गया तो ये खत्म हो सकते हैं, दुर्लभ जो एक दो बची हैं उसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिए 9 जो है वो एक ही प्रश्न आपको बहुत तरीके से पूछा जाएगा, तो उसे मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से आप इसका आंसर। सबसे पहले पूछा जाएगा परितंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र की विशेषताएं लिखिए। परितंत्र की कार्यप्रणाली एवं संरचना का वर्णन कीजिए, इस तरह से पूछेगा। तो देखो उत्तर कैसे लिखेंगे कि किसी भी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का जल, भूमि और वायु के साथ एक ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा का प्रवाह, पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे हम परितंत्र कहते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में ये जो जीव रहते हैं, ठीक है, इन जीवधारियों का वो वहां के जल से, भूमि से, वायु के, वातावरण से एक ऐसा संबंध जिससे वहां के उनका खाने पीने का भी काम चल जाता हो, जो पोषण श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला वो भी चलती रहती हो और वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो उसी को हम क्या कह देंगे, परितंत्र कह देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जलीय परितंत्र, यानी कि जल में रहने वाला परितंत्र होगा, सिंपल सा है। तो जलीय परितंत्र को समुद्री परितंत्र या फिर ताजे जल के परितंत्र में भी बांटा जा सकता है। समुद्री परितंत्र में महासागरीय, ज्वालामुख, प्रवाल भित्ति परितंत्र ये सभी सम्मिलित होते हैं। ताजे जल के परितंत्र में झीलें होती हैं, तालाब, सरिताएं, कच्छवादन, दलदल ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो यानी कि जलीय परितंत्र में आपको क्या याद रखना है, ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो समुद्री और एक होता है ताजा जल। तो समुद्र में क्या होते हैं, महासागरीय, ज्वालामुख, प्रवाल भित्ति, और ताजे जल में क्या होते हैं, झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ व दलदल, ये सभी आप लिख देंगे। तो जलीय परितंत्र क्या है, जो जल से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा दूसरा है स्थलीय परितंत्र। तो स्थलीय परितंत्र यानी कि जो स्थल पर रहते हैं। स्थलीय परितंत्र जो है इसको हम पुनः बायोम में विभक्त कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाएगा, ठीक है, कि बायोम क्या होता है, ठीक है, बायोम हम किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं बायोम जो है वो पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये किसके अंदर लिखना है, स्थलीय परितंत्र के अंदर। वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी ये सभी बायोम की प्रकृति तथा सीमा को निर्धारित करते हैं। संसार के कुछ प्रमुख परितंत्र हैं जैसे कि वन हो गए, घास के क्षेत्र हो गए, मरुस्थल हो गए, टुंड्रा परितंत्र हो गए। ठीक है, तो ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण परितंत्र हैं। तो ये आप लिखेंगे स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत। तो आपको समझ में आ गया बच्चों की आखिर परितंत्र क्या है, जलीय परितंत्र क्या है और स्थलीय परितंत्र क्या है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभी, हाँ एक चीज तो यहाँ पे रहेगी, संरचना की दृष्टि से जो परितंत्र है उसमें जैविक और अजैविक कारणों के बारे में। ये तो हमारा छूट गया था अभी, है ना, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या पूछेगा। तो संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में जैविक अजैविक कारक मौजूद है। कैसे, अजैविक कारक में तापमान होते हैं, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अकार्बनिक तत्व जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि, ये सभी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं अजैविक कारकों में। अजैविक कारकों में उत्पादक, उपभोक्ता, यानी उत्पादक भी और उपभोक्ता, प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, ये सभी अपघटक जो है वो सम्मिलित होते हैं। उत्पादकों के सभी उत्पादकों में जैसे कि जो हरे पौधे होते हैं ये सम्मिलित होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना जो भोजन वो प्राप्त करते हैं। प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उनमें शाकाहारी जंतु जैसे कि हिरण, बकरी, चूहे और सभी जो पौधे हैं वो मतलब पौधों पर जीव जो वो निर्भर रहते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी सांप जैसे कि बाघ, शेर आदि सम्मिलित होते हैं। चरम स्तर के उपभोक्ताओं में वे मांसाहारी जीव सम्मिलित होते हैं जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं जैसे कि बाज और नेबला। ठीक है, तो अजैविक कारक में ये दो लिख देंगे और जैविक कारक में आप ये 3 से 4 पॉइंट लिख देंगे। तो संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में जैविक अजैविक कारक होते हैं, ये आप कैसे लिखेंगे। परितंत्र क्या है, जलीय परितंत्र, स्थलीय परितंत्र और परितंत्र में जैविक और अजैविक कारक। बात कर लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। अब इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि जैसे जैसे आप समुद्र के नीचे जाते हैं तो हमें तापमान की किन परतों का सामना करना पड़ता है, या फिर गहराई के साथ तापमान में भिन्नता क्यों पाई जाती है। तो एक लाइन लिखेंगे कि समुद्र में हजारों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं एवं अन्य बहुत सारे तत्व समाहित होते हैं जो कि समुद्री तापमान के द्वारा ही प्रभावित होते रहते हैं। जैसे कि हम समुद्र की गहराई की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे समुद्र में तापमान में भिन्नता आती जाती है, कम ज्यादा होता रहता है। अब 3 स्तर होते हैं, 3 है 4 है, तो पहले हम देख लेते हैं। प्रथम स्तर क्या है, प्रथम स्तर है
यह महासागरीय जल के सबसे ऊपरी गर्म स्तर को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो आपने ये समुद्र देखा है, इस समुद्र का ये जो ऊपरी भाग होता है इसको कहते हैं प्रथम स्तर का। ठीक है, इसकी मोटाई लगभग 500 मीटर होती है और तापमान होता है 20 डिग्री अंश से कितना होता है 25 तक। अगले की बात कर लेते हैं अगले स्तरों की। तो प्रथम स्तर समझ में आ गया, फिर आ जाता है द्वितीय स्तर। तो द्वितीय स्तर में क्या होता है, इसे आप थर्मोक्लाइन या फिर ताप प्रवणता भी कह सकते हैं। इसकी विशेषता होती है कि गहराई के साथ तीव्र गति से इसका तापमान घटता जाता है और इसकी मोटाई होती है 500 से 1000 मीटर। सबसे आखिरी है तृतीय स्तर, यह बहुत ही अधिक ठंडा होता है और जो समुद्र तल होता है उसका सबसे आखिरी भाग होता है गहराई का। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों की सतही जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से काफी निकट होते हैं। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से गंभीर महासागरीय मैदान तक विस्तृत होती है। इसमें ऊष्मा जो है वो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है और संचालन के द्वारा निचले भाग तक प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो द्वितीय स्तर, प्रथम स्तर, ये सभी आप यहाँ पे इजीली लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और हम ले लेते हैं इसमें। ठीक है, वो ये है तरंगों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो भाई देखो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको 10 से थोड़ा अलग रखा है। तरंगों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो तरंगे आपको पता है कि जल कण छोटे वृत्त के रूप में जब गति करते हैं, वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगे उत्पन्न होते हैं। तो यानी कि तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? जब जो जल कण होते हैं, जल के अंदर जो कण होते हैं वो एक छोटे वृत्त के रूप में गति करते हैं और जब ये जो जल है उन कणों को एक ऊर्जा प्रदान कर देता है तो क्या होता है, तरंगे उत्पन्न होते हैं। इसकी विशेषता है, सबसे पहली विशेषता है गति। जल के माध्यम से तरंगों की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं, इसे नाट में मापते हैं। ठीक है, तो जब जो तरंगे हैं वो जल के माध्यम से गति करती हैं तो इसे हम तरंग गति कहते हैं, जिसे नाट में मापते हैं। ऊंचाई, यह तरंग की गति एवं शिखर की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। ठीक है, तरंग की गति एवं शिखर की ऊर्ध्वाधर दूरी। शिखर एवं गति क्या होते हैं? ये तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदु को क्रमशः शिखर एवं गति कहते हैं। यानी कि देखिए आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, ये एक तरंग जा रही है। ठीक है, नहीं इसको थोड़ा और नीचे लेते हैं। हाँ, ये देखिए ये तरंग जा रही है। एक सेकेंड, यहाँ पे दो तरंगे ले लेते हैं, एक ये हो गई, एक ये और एक ये, एम बना दिया एक तरह से, ये समझ लिए। तो देखिए गति एवं शिखर क्या होंगे? तो शिखर तो ये हो जाएंगे, ठीक है, तरंग शिखर क्या हो जाएंगे, और उसके बाद इसके शिखर ये हो गए। बात करें इसके गति की, तो गति क्या हो जाएगा? गति ये वाला एरिया हो जाएगा जो सबसे नीचे है। ठीक है, उसके बाद आयाम, यह तरंग की ऊंचाई का आधा भाग। तरंग की ऊंचाई मान लीजिए ये है हमारी 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर हमने मान ली, तो उसका आधा भाग कितना होगा? 50 मीटर। सिंपल सा है। काल, तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय का अंतराल होता है। यानी कि देखिए तरंग काल जो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस शिखर से इस शिखर के बीच की जो समय लगा है, जो यहाँ पे टाइम लगा है, या फिर मान लीजिए इस गर्त से इस गर्त के बीच में ये जो टाइम लगा है उसे क्या कह देंगे? तरंग काल। और दैर्घ्य क्या हो जाएगा? ये लगातार दो शिखरों या फिर गर्तों के बीच की दूरी। ये जो दूरी है, चाहे वो शिखर मान लीजिए चाहे उसे आप गर्त मान लीजिए, उसी को हम क्या कर देंगे? तरंग दैर्घ्य कह देंगे। तो आपको समझ में आ गया तरंगों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? ऊंचाई, गति, शिखर एवं गर्त, आयाम, काल और दैर्घ्य। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं क्योंकि हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। पहला क्वेश्चन, वायुमंडल के संगठन की व्याख्या कीजिए, जिसमें आप गैस, जल वाष्प और धूलकण के बारे में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तो अक्षांश, तंगता या फिर ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु संहित या फिर वायु राशिय महासागरीय धाराओं के बारे में। स्थल समीर क्या है, समुद्र समीर क्या होता है, वर्षा का वैश्विक वितरण किस तरह से होता है। ठीक है, और वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के कई तरीके होते हैं, जिसमें आप चालन, संवहन, अभिवहन इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद तड़ित झंझा किसे कहते हैं, टोर्नेडो किसे कहते हैं। देन आता है कि संघटन के विभिन्न रूप, एक तो ओस है, तुषार है, कोहरा एवं कुहासा है और बादल है। उसके बाद है IUCN, इसके द्वारा जो पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के लिए जो 3 वर्ग सुझाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो संकटावन प्रजातियां हैं, सुवेद प्रजातियां हैं, दुर्लभ प्रजातियां हैं। उसके बाद 9 टाइप की परितंत्र किसे कहते हैं, जलीय परितंत्र किसे कहते हैं, स्थलीय परितंत्र किसे कहते हैं। संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में जैविक अजैविक कारक होते हैं, उसे बताइए। उसके बाद है समुद्र के नीचे जब आप जाते हैं तो आपको किन किन तापमान की बातों का सामना करना पड़ता है, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर के तापमान होते हैं, मतलब स्तर होते हैं। उसके बाद है तरंगों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो गति, ऊंचाई, शिखर, गर्त, आयाम, काल, दैर्घ्य, ये सभी आप यहाँ पे इसीलिए लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल भी रखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।